हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे, जो एक्सप्लेनेशन मैं हर आर्टिकल की देती हूँ वो किसी भी फॉर्म में आपको हेल्प कर पा रही हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ डू दैट एज वेल। सी इस वीडियो को, इस सीरीज को कंटिन्यू करने में सच में बहुत हार्ड वर्क लगता है। मैं ऐसे ही नहीं कहती। अगर मेरे लिए ये एक केक वॉक होता तो आई वुड हैव नेवर आस्क्ड फॉर योर हेल्प इन leading me to a bare minimum subscriber count and a bare minimum like count। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो इस वीडियो की रीच नहीं बढ़ेगी। अगर वीडियोस की रीच नहीं बढ़ेगी तो किसी भी हाल में जिस तरह के व्यूज अभी जितने कम आ रहे हैं उससे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। मतलब इसलिए नहीं, क्योंकि मैं डिस्प्रपोर्शनेट देखती हूँ कि कितनी मेहनत इन वीडियोस में लग रही है। मैं भी बहुत आराम से ये कर सकती हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ के फटाफट से पढ़ते पढ़ते खुद ही आपको समझा दूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो क्वालिटी पे। जो मैं समझा रही हूँ इट शुड एक्चुअली आई नो स्टफ, मुझे पता है जो भी लिखा है वो क्या लिखा है। मैं पढ़ने को तो शायद 20 मिनट में पूरी न्यूज़पेपर पढ़ी जा सकती है, सिर्फ अगर मैं ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहूँ तो। बट देन इट्स ऑफ नो यूज़। वो उसका कोई पर्पस सॉल्व होगा ही नहीं, आपको वो समझ आएगा नहीं। मुझे आता लेकिन आपको नहीं आता। मैं कर्सरी रीडिंग हर चीज़ की दे सकती हूँ, बट आई मेक श्योर दैट यू एक्चुअली गेट वॉट आई टीच। सो अगर आप इसे लाइक करेंगे तो बस रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ेगी तो अच्छा व्यूअर काउंट भी आएगा। सो प्लीज़ हेल्प मी इन अचीविंग दैट एम ऑफ माइन, एंड दैट्स इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो आर्टिकल है, दैट्स अबाउट सेंटर रेजेस थ्रेशोल्ड्स फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर कस्टम्स एक्ट। देखिए, मैं पहले इसकी एक कर्सरी सी रीडिंग दूंगी, क्योंकि मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाली हूँ कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसे काम करता है, हाउ डज इट एक्चुअली फंक्शन। लेकिन उससे पहले हमें सब कुछ देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्या चेंजेस लाए हैं सेंटर ने। ऑल राइट, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने थ्रेशोल्ड यानी कि अपर लिमिट को बढ़ा दिया है प्रोसिक्यूशन और अरेस्ट करने के लिए। देखिए, एक कस्टम्स एक्ट होता है, राइट। कस्टम्स एक्ट बहुत सारी चीज़ों से डील करता है, जैसे वो स्मगलिंग को और नारकोटिक्स को भी बहुत हद तक, जो स्मगलिंग के थ्रू वो होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं बहुत सारे, और गुड्स में अगर टैक्स इवेजन हुई है, इन सब चीज़ों को डील करता है कस्टम्स एक्ट। ठीक है, मैं अभी सब डिस्कस करूंगी, कस्टम्स ड्यूटी क्या होता है, सब कुछ, डू नॉट वरी। तो कस्टम्स एक्ट के तहत अब कुछ कुछ जो अमाउंट होता है, अगर एक बेयर मिनिमम अमाउंट से ऊपर का अगर आपने ऐसा कुछ घपला किया है तो फिर उसके बाद आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कि प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर अरेस्ट करना पड़ता है आपको। तो कितने अमाउंट के घपले के बाद एक्चुअल में आपके ऊपर ऐसी लीगल प्रोसीडिंग्स चालू होंगी, वो पहले हुआ करता था 20 लाख, जो स्मगलिंग में या फिर इलीगल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इन बैगेज के साथ जो हम ले आते थे उसमें। लेकिन अब इसका थ्रेशोल्ड बढ़ा के कर दिया गया है 50 लाख रुपए। ठीक है, और अगर कोई भी कमर्शियल फ्रॉड होता है जिसमें अरेस्ट और लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कि प्रोसिक्यूशन चालू करवानी होती है, वो पहले इसका जो थ्रेशोल्ड हुआ करता था, अपर लिमिट हुआ करती थी, वो 1 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन अब उसको भी बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया है। द चेंजेस हैव बीन नोटिफाइड वाया 2 सर्कुलर्स। देखिए, इस चेंज को 2 सर्कुलर्स के माध्यम से लाया गया है, जिन्हें इशू किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो फॉल करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर, फिनेंस मिनिस्ट्री की। अभी मैं ये भी समझाऊंगी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स क्या है, क्या फंक्शंस हैं, कौन इनको चेयर करता है। ठीक है, तो अभी बस हम इसे पहले पढ़ लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। However, these value related threshold, देखिए ये जो थ्रेशोल्ड्स हैं, ये जो वैल्यू रिलेटेड, मैंने बता दिया कि 50 लाख अब वैल्यू हो गई है। अगर इससे ऊपर किसी ने भी किसी तरह का ऐसा टैक्स फ्रॉड या फिर स्मगलिंग में इन्वॉल्व होगा कोई भी इस तरह का पैसा, तो फिर उस पर अरेस्ट या लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी। फिर मैंने 2 करोड़ वाला ही बता दिया, लेकिन ये वैल्यू उन चीज़ों पे
उन तरह के ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं करेंगी जो फेक करेंसी नोट से रिलेटेड है, जो आर्म्स, एम्यूनिशंस एंड एक्सप्लोजिव से रिलेटेड है, जो एंटीक्स, आपको पता है कि बहुत सारे एंटीक्स क्यों हमें बार बार बाहर वाली कंट्रीज रिटर्न करती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग एंटीक जो मूर्तियाँ होती हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की, उनको चुरा के यहाँ से ले जाते हैं और बाहर स्मगल करके बाहर बेच देते हैं। तो इन एंटीक्स का तभी तो बाहर वाली कंट्रीज आए दिन हमें रिटर्न करती रहती हैं कि ये लीजिए एज अ जेस्चर ऑफ नाइसनेस। तो फिर वो एंटीक्स का अगर स्मगलिंग हो रहा है, या फिर कोई भी आर्ट ट्रेजर का, या कोई भी वाइल्ड लाइफ आइटम्स का, या फिर कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज, फ्लोरा फौना दोनों, मतलब फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना मतलब एनिमल्स, तो इन तरह के भी कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज का होगा तो उसमें कोई लिमिट कुछ नहीं होगी। आपने बाई चांस क्या पता 5,000 की ऐसी स्मगलिंग की हो, तो अगर सरकार को वो लगेगा ये मतलब ऐसी चीजों में, तो देखिए ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज है ना, इन केसेस में तो वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। आप सरकार के लॉज के अगेंस्ट जा रहे हो, बात खत्म। आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ स्मगल कर रहे हो तो उसमें 50 लाख तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी होगा तो आप पे अरेस्ट लगाई जाएगी, लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी। ओके, तो आप बस इस चीज में ये चीज समझने वाली थी कि ये एक ब्लैंकेट वो नहीं है, ब्लैंकेट वैल्यू नहीं इन्होंने फिक्स की है कि 50 लाख रुपए, ये इट विल वैरी अकॉर्डिंग टू केस बाय केस बेसिस। Okay, in such cases, arrest, if required, on the basis of facts and circumstances of the case, may be considered irrespective of the value of offending goods involved. देखिए, और एक और चीज़ है जो यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कि जो देखिए, एक होती है सिविल प्रोसीडिंग्स और एक होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल क्या होता है जब आपका अरेस्ट हो जाता है, राइट। सिविल प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं, आप पे पेनल्टी लगना है ना, आपसे फिर इंटरेस्ट लेना, आपसे ड्यूटी जो आपने इवेड किया है उस पर थोड़ा सा और पेनल्टी लगा के फिर वो आपसे एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि जब देखिए ये जो थ्रेशोल्ड मैंने बोला 50 लाख पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखिए 50 लाख थ्रेशोल्ड पहुंच चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अगर आप 50 लाख से ऊपर का ही कोई ऐसा वो करोगे फ्रॉड तो ही आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चालू होगी, नहीं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी कि ये जो अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन चालू होगा वो 50 लाख के बाद होगा, लेकिन जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं यानी कि आप पे पेनल्टी लगना रिकवरी के लिए, वो तो कितना भी अमाउंट हो, आपने कोई घपला किया है तो वो पेनल्टी लगेगी ही लगेगी ना। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, कोई भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट इधर इन्वॉल्व नहीं है। ऑलराइट, देखिए अब आपको मैं 2-3 चीजें बताऊंगी जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये सुनिए कि जो हम कहते हैं कस्टम्स एक्ट पढ़ा हमने, हम बहुत बारी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कस्टम्स ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी सेम है, विच इज नॉट द केस। देखिए इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स पे लगती है, लेकिन मैं कस्टम्स ड्यूटी की एक बार डेफिनेशन बोलूंगी, आप उसको सुनिए। इट रेफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। देखिए मैंने वर्ड यूज किया ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ट्रांसपोर्टेड वर्ड यूज किया, इंपोर्टेड नहीं, समझे। तो ट्रांसपोर्ट तो इंपोर्ट भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है गुड्स पे, तो इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स दोनों पे ही कस्टम्स ड्यूटी लिवाई की जाती है, ठीक है। वो अलग बात है, एक्सपोर्ट्स के केस में वो मतलब वापस मिल जाता है ये सब वगैरह, वो बात का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लगता दोनों पे ही है। तो ये डिफरेंस है इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी में। अब ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो सेंट्रल बोर्ड है ये वाला, ये ऑब्वियसली और भी बहुत तरह के उनसे डील करता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह से, जैसे जीएसटी। देखिए अब मैंने जीएसटी को अभी तक कम से कम 4 से 5 वीडियोस में अपनी बहुत ही अच्छे मैनर में डिस्कस किया है, तो मैं जीएसटी की नीटिग्रिटीज में नहीं जाऊंगी, लेकिन जीएसटी के आपको पता है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सीजीएसटी जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर एक होता है एसजीएसटी जिसे हम कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर एक होता है आईजीएसटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, इंटीग्रेटेड वर्ड से ही हमें पता चलता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इंटीग्रेटेड इसका वर्ड इसीलिए यूज किया गया है बिकॉज इट इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस SGST and that is why the word integrated। देखिए लेकिन फिर एक चीज होती है कि कई लोग समझते हैं कि क्योंकि इसमें प्लस आ गया, CGST प्लस SGST इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला आ गया, तो क्या पता ये IGST becomes more expensive than the CGST or SGST, but that's not the case। I'll tell you one thing, ये integrated goods and services tax पहली बात तो लगता किन पे है, अगर कोई भी
दो स्टेट्स में हमारी इंडिया के कोई भी ट्रांसफर हो रहा है, किसी गुड का सेलिंग हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तब लगता है आईजीएसटी। मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगी कैसे होता है ये एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। लेकिन ये कहना कि आईजीएसटी क्योंकि इंटीग्रेटेड है, क्योंकि इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला में, तो फिर ये इट मेक्स द प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव, बट इट्स नॉट द केस। क्योंकि मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है, आप उसको ध्यान से सुनिए। एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको इंटरस्टेट का। फॉर एग्जाम्पल काजू है, कैश्यू नट्स, ठीक है, कैश्यू नट्स अट्रैक्ट करते हैं आईजीएसटी ऑफ 5% इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर कैश्यू नट्स यानी कि काजू को बेचा गया दिल्ली से आगरा, दिल्ली के एक ट्रेडर ने आगरा के किसी कंज्यूमर को बेचा, ठीक है, तो फिर जो पे कौन करेगा इस केस में? पे कौन करेगा? आगरा का वो बंदा, कंज्यूमर, राइट, क्योंकि वो उसे यूज करेगा, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स में द इनडायरेक्ट बर्डन फॉल्स ऑन द कंज्यूमर, ठीक है। तो वो जो बंदा आगरा में है जिसको दिल्ली से बेचा गया है, वो पे करेगा आईजीएसटी को, ठीक है। किसको पे करेगा? वो जो दिल्ली का ट्रेडर है उससे, जिसने उससे खरीदा है, ऑलराइट। तो फिर वो उसको पे कर देगा, और जो दिल्ली का वो जो ट्रेडर है उसे कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। फिर अब आप एग्जाम्पल लीजिए एक इंट्रा स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट में, मतलब स्टेट के अंदर अंदर के बॉर्डर्स में ही एक ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अगर मैं कह दूं कि वही कैश्यू नट्स का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो उसमें जब इंट्रा स्टेट ही वो बेचा जाएगा एक ट्रेडर द्वारा एक कंज्यूमर को, या फिर एक रिटेलर द्वारा एक कंज्यूमर को, तो उस पर सीजीएसटी लगेगी 2.5%, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। फिर एसजीएसटी लगेगी 2.5%, ठीक है, जो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसे रिफंड कर देगा? स्टेट गवर्नमेंट को, राइट, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इधर भी जो टैक्स इंसिडेंस है वो 5% ही हुई, तो इट इन नो वेज मेक्स द प्रोडक्ट एक्सपेंसिव। एक और चीज जो आपको आईजीएसटी के बारे में जाननी बहुत जरूरी है कि ये जो इसे इसका लुफ्त कौन उठाता है, कौन सी स्टेट, मतलब जहां से ट्रेड हुआ है, जैसे मैंने दिल्ली टू आगरा बताया, तो ये किसको लुफ्त मिलेगा? जैसे मैंने बताया कि वो जो शेयर होता है वो पहले आईजीएसटी, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर शेयर करती है, फिर देती है उस स्टेट को जिसपे उसका हक है। लेकिन किस स्टेट का हक है? अगर हम ये दिल्ली टू आगरा वाले उसमें केस में डिस्कस करें, तो जो इंपोर्टिंग स्टेट है, यानी कि इस केस में आगरा, सेंटर उस स्टेट को देता है उस टैक्स का शेयर। तो आईजीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ओके, एंड इट विल एक्रू टू द इंपोर्टिंग स्टेट, ऑलराइट। तो उसका लुफ्त भी इंपोर्टिंग स्टेट को ही मिलेगा, आगरा इसमें गेनर होगा, ओके। तो ये चीज हमें जाननी थी। अब हम देखते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ऑलराइट। देखिए क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसे पहले कहा जाता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। एक्साइज आपको पता है, एक्साइज ड्यूटी वो होती है जो कंट्री के अंदर ही जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जाते हैं उन पे लगती है, ठीक है। तो ये इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो बोर्ड है वो एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम्स, इनसे भी डील करता है, ठीक है। अब देखिए जो it engages in the policy formulation of matters concerned with the levy and collection of central excise duties, CGST एंड IGST। यही मेरा रीजन था आपको IGST समझाने का। और वो इन सारे टैक्सेस को एडमिनिस्टर भी करता है, प्रिवेंशन भी करता है स्मगलिंग और नारकोटिक्स की भी, ठीक है। CBIC के बारे में आपको ये जानना था। और चीजें जो आपको इस बोर्ड के बारे में जाननी है, देखिए आपको ये भी पता होगा एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी होता है ना, आपको पता होगा। तो ये जो है CBIC, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है 1963 का, जो इस बॉडी के साथ डील करता है। देखिए इसे फॉर्म किया गया था 1964 में, कब? जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि CBR स्प्लिट हुआ था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में, ठीक है। फिर आपको बता देती हूँ कि इसे रीनेम कब किया गया CBIC के रूप में, पहले तो CBEC था, तो इसे रीनेम किया गया 2018 में, तो मतलब ये बहुत ही रीसेंट स्टेप है। और ये जो हम CBIC की बात करें, इनका जो चेयरपर्सन होता है, ही इज द सीनियर मोस्ट IRS ऑफिसर इन इंडिया। IRS ऑफिसर आपको पता ही है, रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर की बात कर रही हूँ मैं, ऑलराइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
सेंटर रिस्टोर्स फार्म लोन इंटरेस्ट सब्सिडी एज रेट्स राइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, वेंसडे को डिसाइड किया है कि वो जो इंटरेस्ट सबवेंशन वो दिया करते थे शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स पे, वो दोबारा से उसको रिस्टोर कर देंगे। 1.5% का इंटरेस्ट, मैं आपको बताऊंगी अभी क्या होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन वो देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी देखिए आपको पता चल जाएगा इसका मतलब है क्या। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हुआ करती थी जो 2006-7 में लाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो उसमें क्या होता था ना कि अभी तो वैसे उसको मॉडिफाइड स्कीम कहते हैं, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो उसमें क्या होता था कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 7% है ना, 7% इंटरेस्ट रेट पे ही शॉर्ट टर्म लोन्स मिलेंगे। शॉर्ट टर्म बोले तो जो बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन्स तो आपको पता ही है बहुत थोड़े टाइम के लिए, और उसका जो थ्रेशोल्ड था वो ₹3 लाख तक का लोन का था। तो उसमें क्या होगा कि 7% इंटरेस्ट रेट पे ही लोन्स दिलवाने हैं फार्मर्स को। लेकिन बाय चांस अगर आप सपोज करिए 9% चल रहा है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लेकिन अब बैंक्स क्यों इसका भुगतान भरे, कहाँ से बढ़े, वो लॉस में आ जाएंगे। तो इसीलिए इंटरेस्ट सबवेंशन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कहती है कि ठीक है, आप 7% की इंटरेस्ट रेट पे आगे फार्मर्स को लोन्स दीजिए, लेकिन हम आपको जो 2% वाला अमाउंट है ना जो आपको घाटा पड़ रहा है, उसका हम आपको इंटरेस्ट सबवेंशन करेंगे। ठीक है, हम आपको उसकी पेमेंट कर देंगे, टू नॉट वरी। और इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में एक और चीज थी, अगर बाय चांस जो फार्मर्स है ना वो टाइमली रीपेमेंट भी कर देते हैं अपनी लोन की, जो एक गुडविल स्टेप है, अगर बाय चांस वो अपने ही टाइम पे लौटा भी देते हैं तो उन्हें फर्दर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो मतलब अगर हम वो देखें इन इफेक्ट उन्हें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, अगर वो टाइमली रीपे कर देते हैं, सिर्फ 4%, है ना। तो ये आपको माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब हम देख लेते हैं ऐसा हुआ क्या है। देखिए आपको पता होगा इसके लिए एक एडिशनल बजटरी प्रोविजन भी दिया गया है ₹34,856 करोड़ रुपीस का। कब से कब तक के लिए, 2022-23 से 2024-25 के लिए। आपको बहुत अच्छे से पता होगा एडिशनल बजटरी प्रोविजन का यूज कब किया जाता है, जब एक बजट जब एक साल का लाया जाता है तो उसमें आपने इस चीज को कॉन्टम्पलेट नहीं किया होता कि इस तरह की स्कीम के लिए इस तरह के अमाउंट की जरूरत भी पड़ेगी। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा बजट में क्यों नहीं सोचा गया। मैं तो कह रही हूँ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 2006-7 में लाई गई थी, तो फिर बजट में इसके लिए अमाउंट क्यों नहीं एलोकेट किया गया इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए। इसीलिए क्योंकि 2020 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था कि इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं दे रही थी बैंक्स को, क्योंकि बैंक्स बहुत इजीली 7% के लोन्स दे पा रहे थे खुद से। क्यों दे पा रहे थे, क्योंकि जो रेपो रेट था वो काफी कम था। राइट, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन देती है बैंक्स को, ताकि बैंक्स आगे लोन्स दे सकें बाकी कंज्यूमर्स को या जो भी उनसे लोन लेते हैं। तो मतलब ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से, ताकि वो लोन ही दे सके आगे। ये एक ओवरनाइट फैसिलिटी होती है, एक ही दिन के लिए शॉर्ट टर्म वो होता है इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट होता है। तो जब रेपो रेट इतने टाइम से कम चल रहा था, आपको पता है, तो रेपो रेट जब इतने टाइम से कम चल रहा था तो जरूरत ही नहीं थी, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे 7% पे वो दे पा रहे थे। मतलब इट वॉज वेरी इजी फॉर देम टू डू द जॉब ऑन देयर ओन। ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी सेंट्रल इंटरवेंशन की। लेकिन अब सेंट्रल इंटरवेंशन की जरूरत क्यों पड़ गई, फिर इसलिए पड़ गई क्योंकि हमने अभी पिछले 2-4-6 दिन पहले ये भी डिस्कस किया था कि रेपो रेट अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन ने बढ़ा दिया है दोबारा से बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, है ना, बढ़ा दिया, 5.4% कर दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट यही होना चाहिए। तो जब अब रेपो रेट बढ़ गया तो ऑब्वियसली फिर वो इंटरेस्ट रेट आगे लोन्स जो बैंक्स देंगे वो भी ज्यादा देने लग पड़ेंगे ना, तो फार्मर्स तो बेचारे इस चीज में नहीं पे कर पाएंगे इतना ज्यादा। तो इसीलिए इस एडिशनल बजटरी प्रोविजन की जरूरत पड़ी है। वो उस टाइम पे नहीं सोच पाए, लेकिन अचानक से ऐसी नीड अराइज हो गई क्योंकि सेंटर को भी बजट लाते दौरान ये नहीं पता था कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाएगी और आरबीआई को वो रेट बढ़ाना पड़ जाएगा। उनको लगा था उस टाइम पे कि रेट तो कम ही चल रहे हैं, तो इस स्कीम के लिए उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरेस्ट सबवेंशन की। देखिए एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन कौन से बैंक्स हैं, कौन कौन से लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन इस स्कीम के उसमें एक्ट कर सकते हैं, फार्मर्स को 3 लाख तक का लोन्स दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, देखिए हर ही तरह का बैंक ऑलमोस्ट इसमें इन्वॉल्व है। यूजुअली हम देखते हैं सिर्फ रीजनल रूरल बैंक्स कई लोग समझते हैं इन्वॉल्व होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल।
और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आज स्टैनली जॉनी ने एक एडिटोरियल लिखा है द हिंदू में ही। तो वो ताइवान की हिस्ट्री और कैसे आपको अभी देखिए हम कितने टाइम से पढ़ रहे हैं कि ये फोर्थ ताइवानीज वो है क्राइसिस है, फोर्थ ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस है, लेकिन पहले 3 ताइवान क्राइसिस जो था वो हुआ क्या था, ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस कैसे हुआ था, और अभी क्यों ग्रेटर पावर एम्बिशन जो चाइना का है उसको फुलफिल करने के लिए ताइवान का होना बहुत ज़रूरी है चाइना के पास, ये उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स फॉर योर गुड ओनली। ऑलराइट, ओके। इंडिया चाइना ट्रूप्स टू टेक पार्ट इन रशिया वॉर गेम्स इन वॉस्टॉक। देखिए अभी मैंने शायद 2-3 दिन पहले ही, शायद 15 अगस्त वाले दिन ही मैंने आपको बताया था कि वॉर गेम्स यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज और पैसेज एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है यानी कि वॉर गेम्स जो होती हैं वो किस लिए होती हैं, क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करते हैं एक्चुअल कॉम्बैट के लिए। मतलब अगर बाय चांस कल को कॉम्बैट रेडीनेस के लिए होता है, अगर बाय चांस कल को कॉम्बैट अंडरटेक करना पड़ गया तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सारी कंट्रीज की, मिलिट्रीज के बीच में, और वो ऑब्जर्व करते हैं बाकी कंट्रीज के मिलिट्री टैक्टिक्स को साथ में मिलके। तो ये प्री प्लान्ड होती है। देखिए अगर हम ये जो वॉस्टॉक यानी कि रशियन ईस्टर्न प्रोविंस में ये जो होने वाली है वॉस्टॉक एक्सरसाइज, तो ये जो है ये पहले से ही प्री प्लान थी। इनफैक्ट ये पिछले साल ही डिक्लेयर कर दी गई थी कि ऐसा होगा। लेकिन जो पैसेज एक्सरसाइज होती है ना, ये सिर्फ तब अंडरटेक कर ली जाती है जब भी एक अपॉर्चुनिटी अराइज हो। इट इज नेवर प्री प्लान्ड, ओके, इट इज नॉट अ प्री प्लान्ड मैरीटाइम ड्रिल। तो इसमें क्या होता है, जो पैसेज एक्सरसाइज होती है, जैसे कि आपने देखा अभी पाकिस्तान ने कहाँ पे वो किया था, श्रीलंका के साथ मिलकर एक पैसेज एक्सरसाइज की थी। तो श्रीलंका ने इंडिया को बिल्कुल कह दिया था नहीं नहीं हम कोई वॉर गेम नहीं कर रहे, डू नॉट बी एप्रीहेंसिव ऑफ इट, आपको कोई कंसर्न्स करने की लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक पैसेज एक्सरसाइज होगी। क्योंकि अगर मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाती फिर तो इंडिया एनिमी है, इससे ये पता चलता है श्रीलंका और वो दोनों का। तो इसीलिए श्रीलंका ने बिल्कुल ऐसा क्लैरिफाई कर दिया था कि ये सिर्फ एक पैसेज एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने उनको डिनाई कर दिया था अपने पोर्ट पे डॉक करने से, पाकिस्तान की जो वो थी नेवी थी, तो तैमूर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाक तैमूर नाम था उसका, तो उसने मना कर दिया था। तो इसीलिए फिर वो वहाँ पे श्रीलंका में डॉक कर रहे थे। तो इसलिए दोनों ने खुद के साथ दोनों ने आपस में एक मैरीटाइम ड्रिल कंडक्ट कर ली, जिससे वो ये बस इंश्योर करते हैं कि आने वाले अगर किसी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, जैसे इंडियन ओशन सुनामी 2004 में आई थी, ऐसा कोई भी डिजास्टर अकर करता है इन फ्यूचर या कुछ भी, तो दोनों नेवीज आपस में कोऑपरेट कर सकें। तो पैसेज इज अ बेसिकली पीस टाइम एक्सरसाइज एंड वॉर टाइम एक्सरसाइज एक बेसिकली एक मिलिट्री वो होता है कॉनोटेशन इसमें, ओके। आई होप यू गॉट इट। अब देखिए जो इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स हैं दे आर सेट टू टेक पार्ट इन मिलिट्री एक्सरसाइज इन रशिया लेटर दिस मंथ। ये कब होगी? अगस्त 30 से लेके सितंबर 5 तक। ये वॉस्टॉक यानी कि रशिया का ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें पहली बार ऐसा होगा कि ऐसी पहली मेजर वॉर गेम होगी जो रशिया होस्ट करेगा जब से उसने इन्वेजन किया है और यूक्रेन का फरवरी में। तो चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने बीजिंग की, उन्होंने काफ़ी ऐसी स्टेटमेंट देते हुए अनाउंस किया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ट्रूप्स पार्टिसिपेट करेंगी इस एक्सरसाइज में अलॉन्ग विद इंडिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, मंगोलिया एंड अदर कंट्रीज, ओके। तो इससे पता चलता है कि इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स पहली बार साथ में ऐसा कोई वॉर गेम कंडक्ट करने वाले हैं। इजराइल टर्की रिस्टोर फुल रिलेशनसी। यू मस्ट नो कि वेस्ट एशिया में ना सिचुएशंस कैसे इवॉल्व हो रही हैं। वेस्ट एशिया का सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वहाँ पे सिचुएशंस अनफोल्ड हो रही हैं। सो ऑलवेज कीप एन आई ऑन द एंटायर वेस्ट एशियन सिचुएशंस, ओके। आई विल कवर देम दो, पर अगर आपका मन हो तो आप खुद से भी इस पे you can always keep an eye on it. Israel and Turkey have decided to restore full diplomatic relations। देखिए इजराइल और टर्की ने डिसाइड किया है कि वो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा रिस्टोर कर लेंगे। देखिए अब मैंने वर्ड यूज किया है रिस्टोर, मतलब कभी इन दोनों के बीच में पास्ट में ये टाइज खत्म हो गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ था? देखिए दोनों ने ही एक दूसरे की कंट्रीज के एम्बेसडर्स को एक्सपेल कर दिया था, निकाल दिया था अपनी कंट्रीज में से 2018 में। 2018 में ऐसा क्या हुआ था? देखिए 2018 में मिस्टर ट्रंप जो थे, द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूएस की एम्बेसी ओपन कर दी थी जेरूसलम में। देखिए जेरूसलम जो ईस्टर्न जेरूसलम रीजन है वो आज तक एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। उसूल से वो पैलेस्टीन का है, लेकिन क्योंकि इसराइल का नेटिव इंपीरियलिज्म, जैसा कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में समझाया था, वहाँ
वहां पे हो चुका है, तो इसराइल उसको खुद का वो कैपिटल बनाना चाहती है और पैलेस्टीन का उस रूप से कैपिटल वो होना चाहिए। इंडिया का स्टैंड भी यही है पैलेस्टीनियन इशू पे कि पैलेस्टीन बनना चाहिए एक अलग से स्टेट और उसकी जो कैपिटल होनी चाहिए वो जेरूसलम होनी चाहिए। तो जब आपने इसराइल की जो यूएसए ने जब इसराइल की कैपिटल समझ के जेरूसलम में अपनी एम्बेसी खोली, तो मतलब आपने रिकॉग्नाइज कर दिया कि जेरूसलम इसराइल का है, ना कि पैलेस्टीन का। तो इसके उसमें काउंटर अटैक में क्या हुआ था, 60 पैलेस्टीनियंस को जो वो प्रोटेस्ट करने पैलेस्टीनियंस ने प्रोटेस्ट किया, फिर इजरायली फोर्सेस ने 60 पैलेस्टीनियन फोर्सेस को मार दिया, दे किल्ड देम। तो इसके उसमें टर्की को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी लगी ऑब्वियसली, तो टर्की ने अपने ऐसे इनके साथ टाइज ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो लेकिन अब ये दोबारा से वो कर रहे हैं, रिटर्न कर देंगे अपने अपने एम्बेसडर्स को एक दूसरे की कंट्री में, और दिस इज an indication of improvement of their bilateral relations. All right, let's move on to next article. ओके, श्रीलंका आपको पता है क्योंकि उसका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो श्रीलंका ने क्या किया है, श्रीलंका के जो टूरिज्म ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कंट्री एक टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो उन्होंने इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया है, एक स्पेशल कैलेंडर बनाया है, कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं श्रीलंका में हिंदू डिवोटीज के लिए, अगर कोई ऐसे टेम्पल्स हैं स्पेसिफिक या जो भी मतलब बुद्धिस्ट जो स्पॉट्स हैं इन सब के लिए। और आपको मैं बता दूं कि जो इंडियन टूरिस्ट हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द सिंगल लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट फॉर श्रीलंका। तो इसीलिए बहुत सारे नई तरह के पैकेजेस जैसे मुरुगन शिवा शक्ति ट्रेल्स, आपको पता है कि शक्ति पीठ के बारे में अगर आप जानते हैं, अगर कोई थोड़ा सा भी हिंदुइज्म से वाकिफ है, तो इसीलिए उन्होंने ऐसे स्पेशल पैकेज बनाए ताकि वो अट्रैक्ट कर सके और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। All right, let's move on to the next article. अब देखिए दिल्ली का जो PM 2.5 लेवल है, it has been declared the worst in the world. पहले हम ये थोड़ा सा इसका रीडिंग दे देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी डिटेल में PM 2.5 होता क्या है, इसके क्या हेल्थ इफेक्ट्स हैं, क्या इसमें रीसेंट डिस्कवरीज हैं, कैसे इसको डील किया जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, अब एक ग्लोबल एनालिसिस हुआ है एयर क्वालिटी का। आपको पता है कि एयर क्वालिटी के एनालिसिस के दौरान ही PM 2.5 और PM 10 की बात होती है। अभी मैं बात करूंगी इस चीज़ के बारे में। उन्होंने रिकॉर्ड किया है इस ग्लोबल एनालिसिस ने कि जो पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस 2.5 वाला है, दे आर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इसके इंडियन सिटीज़ में दे आर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन ऑब्वियसली जो इंडिया है, इंडियन सिटीज़ हैं, वो दे डू रिलेटिवली बेटर एज फार एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कंसर्न। ये जो ग्लोबल एनालिसिस हुआ था ये PM 2.5 और NO2 के लिए ही हुआ था स्पेसिफिकली। एयर क्वालिटी का इन्होंने पैरामीटर यही दोनों कंसिडर किए थे। तो इस रिपोर्ट का नाम है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज, विच वॉज रिलीज बाय US बेस्ड हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। ओके, तो इन्होंने एनालाइज किया बहुत सारे पोल्यूशन एंड ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट्स को मोर देन 7,000 सिटीज़ के लिए वर्ल्ड में जितनी भी बसी हुई हैं। और फिर उन्होंने क्या पता लगाया, डेटा जो उन्होंने यूज़ किया वो 2010 से 2019 तक का था। तो देखिए क्या हुआ ना, हमारा जो टॉप 10 जो उसमें सिटीज़ आई पूरे वर्ल्ड में से जिसमें सबसे ज़्यादा PM 2.5 पोल्यूशन है, तो एक इसमें बहुत ही एक स्टार्क वो स्टेटमेंट निकल के आती है। ये एनालिसिस ने ये कहा कि मोस्टली जो PM 2.5 पोल्यूशन है ना, वो मोस्टली हाई है उन सिटीज़ में जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में बसी हुई हैं। लेकिन जो NO2 की एक्सपोजर की बात करें तो ये दोनों में ही हाई है, मतलब हाई इनकम कंट्रीज़ में भी और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। लेकिन जो वो मैंने बताया आपको PM 2.5 है, PM 2.5 स्पेसिफिकली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ज़्यादा देखा गया है। अगर हम इंडिया में से हम बात करें तो दिल्ली नंबर 1 पे आता है PM 2.5 में, इंडिया में से ही नहीं, मतलब टॉप 10 में पूरे वर्ल्ड में से PM 2.5 सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, ठीक है, और कोलकाता सेकेंड आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि टॉप 10 या फिर टॉप 20 में भी इंडिया की कोई सिटी नहीं आती अगर हम बात करें NO2 लेवल्स की, ठीक है। तो इस वाली लिस्ट में टॉप 10 में शंघाई टॉप पे आता है NO2 के लेवल्स में। ऑलराइट, सो यू मस्ट नो दिस। अब हम जानते हैं PM 2.5 का मतलब होता क्या है। PM 2.5 कह रहे हैं तो व्हाट इज इट। देखिए PM 2.5 refers to the particles that have diameter less than 2.5 micrometers. ओके, तो
2.5 माइक्रोमीटर से कम जिनका डायमीटर होता है उनके लिए हम, उन पार्टिकल्स के लिए हम यूज करते हैं PM 2.5। ठीक है, तो PM 2.5 माइक्रोमीटर इतना स्मॉल है, इतना छोटा है कि इट इज मोर देन 100 टाइम्स थिनर देन अ ह्यूमन हेयर। ठीक है, हमारे एक बाल से भी 100 टाइम्स थिनर। तो आप सोचिए कितना इजी होगा उनका हमारे लंग्स में उसको फिल्टर के भी क्रॉस कर जाना और पेनिट्रेट करना, है ना। तो इट रिमेन सस्पेंडेड फॉर अ लॉन्गर टाइम इन द एयर एज वेल। ओके, तो जैसे कि हमने बात करा, क्योंकि इतने थिन है, इट बिकम्स इजी फॉर देम टू ट्रेवल डीपली इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमंस। और अगर हम इनके शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की बात करें, मतलब अगर कुछ ही टाइम के लिए इन तरह के उनसे एक्सपोजर मिले, तो क्या होता है कि हमें कुछ कुछ सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जैसे आई एंड लंग इरिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, स्नीजिंग। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात करें तो इससे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि एस्थमा जैसी डिसीजेज, लंग कैंसर, हार्ट डिसीज, इन तरह की चीज़ें। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। देखिए 2021 में, मुझे नहीं पता कि आपको इस बारे में पता है कि नहीं, 2021 में ना IIT दिल्ली ने एक स्टडी कंडक्ट की थी। तो तभी न्यूज़पेपर में आया था कि जो बच्चे हैं 5 साल से कम के, उनको अगर ये 2.5 PM 2.5 का एक्सपोजर थोड़ा टाइम के लिए ज़्यादा भी हो जाए ना, तो उनमें बहुत सीवियर अनीमिया हो जाता है। तो अनीमिया को लिंक किया गया था इससे, PM 2.5 लेवल से। क्योंकि पता है PM 2.5 लेवल जो बढ़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर, एक बच्चे की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के लेवल्स हैं वो कम करना शुरू कर देते हैं। उन सेल्स को द सेल्स RBC जो है वो दे stop surviving for long and that is why the case happens। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें, PM 2.5 के सोर्सेज क्या हैं, तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक है आउटडोर सोर्सेज, एक है इंडोर सोर्सेज। आउटडोर सोर्सेज में से कार, ट्रक, बसेस और इन सारे जो रोड व्हीकल्स हैं, इनके जो इनमें से जो प्रोड्यूस हो रहा है व्हीकुलर इमिशन, उनमें होता है PM 2.5। अगर हम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की बात करें, वुड, कोल, इनफैक्ट जो ग्रास फायर्स हैं, मतलब अगर ग्रास को भी, वो जो फॉडर होता है उसको जला दिया कहीं पे, तो उसमें से PM 2.5 बहुत ज्यादा निकलता है। तो अगर हम इंडोर की बात करें, इंडोर सोर्सेज क्या है, तो सबसे बड़ा सोर्स है टोबैको स्मोक, या फिर किसी भी तरह की कुकिंग, फ्राइंग, सॉटिंग, या फिर कुछ भी आप कुकिंग कर रहे हो, उसमें से भी पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता ही है। एंड दे आर वेरी थिन, एक्चुअली ये पार्टिकल्स बहुत थिन होते हैं। और अगर आप कैंडल्स बर्न कर रहे हैं, ऑयल लैम्प्स बर्न कर रहे हैं, ऑब्वियसली एस्थेटिक लुक तो मिल जाएगी, लेकिन इससे पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ हिंट दूंगी, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। डेफिनेटली बताइएगा, ताकि आपको खुद को पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हैं इस पूरे पार्टिकुलेट मैटर के इशू को, अगर आप जानते भी हैं तो। देखिए, एक प्रोग्राम है इंडिया का, एक प्रोग्राम है जिसे 2019 में लाया गया था, जो स्पेसिफिकली रिड्यूस करने के लिए लाया गया था PM 10 और PM 2.5 को। ठीक है, और बाय व्हाट परसेंटेज, बाय 20 to 30% बाय 2024। और इस प्रोग्राम के लिए जो बेस ईयर है, मतलब किस बेस ईयर से आप कम करोगे 20-30%, वो है 2017। अब आप बताइए इस प्रोग्राम का नाम क्या है। देखिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अगर कोई चीज़ हम पार्टिकुलेट मैटर पे, तो एकदम एग्जैक्ट हिट, मतलब ऐसा होता है ना कि आप बिल्कुल उसको वो करिए कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो स्पेसिफिकली PM से ही वो डील करता है। देखिए, PM 10 की जब मैंने बात की, तो मैं आपको ये बता दूं, जिसका 10 माइक्रोमीटर से भी कम डायमीटर होता है, उनको हम PM 10 कहते हैं। ठीक है, ये देखिए है तो ये भी बहुत ज़्यादा घातक, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, लेकिन PM 2.5 ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वो इतना थिन है कि वो इट विल एस्केप एनीथिंग। कोई भी छन्नी, कोई भी सीव इसको नहीं वो कर सकता, किसी भी तरह का, आप कितना ही माइन्यूट डिटेल्स में चले जाओ, ये कर जाएगा उसको एस्केप। तो आप मुझे प्रोग्राम का वो कमेंट जरूर करके बताइएगा। लेट्स सी कितने लोगों को पता है। और सर्च किए बिना कभी इंटरनेट पे सर्च करने लग पड़े आप, और फिर तो मिल ही जाएगा आंसर। ओके, वोटर्स नॉट लुकिंग फॉर फ्रीबीज, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी तक फ्रीबीज का जो इशू है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। ऑलराइट, सबसे पहले PM मोदी कहते हैं ये जो फ्रीबीज, ये जो फ्री प्रोमिसेस जो देती है बहुत सारी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स के इलेक्शन कैंपेन के दौरान, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, वो एक रेवड़ी कल्चर के बराबर है। आप रेवड़ी बेच रहे हो फ्री में, इट इज़ लाइक दैट। और किसी भी जो इलेक्टोरेट है उसको इससे
प्रभावित नहीं होना चाहिए, सोच समझ के इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, उन लोगों को वोट नहीं डालना चाहिए जो ऐसे प्रोमिस कर रहे हैं। ठीक है। फैक्ट नंबर 2, श्रीलंकन क्राइसिस होता है। श्रीलंका, देखिए इसका प्रेमाइस ही है, मोदी जी के स्टेटमेंट आने का प्रेमाइस ही श्रीलंकन क्राइसिस है। जब गोताबाया राजापाक्सा की जो सरकार आने वाली थी, आने से पहले उन्होंने इतने टॉल प्रोमिस किए थे कि हमारी जो सरकार आ गई तो हम सबसे लोएस्ट टैक्सेस देंगे जो श्रीलंका के किसी सरकार ने दिए होंगे, एंड दे वर सो ग्रेट कि उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया, बहुत ही क्विकली इंप्लीमेंट किया। लो टैक्सेस, रेवेन्यू आना कम हो गया, और ऑब्वियसली इन्होंने इन पे डेट तो कितना ही है, लोन तो इन्होंने कितना लिया हुआ था। फिर उसके बाद इनकी डेट टू जीडीपी रेशियो 119% पहुंच गई, बिल्कुल डूब हो गए, इनके पास रेवेन्यू था नहीं, एक्सपेंडिचर कोविड-19 के दौरान और बढ़ गया, तो फिर वो गैप आ गया, फिस्कल डेफिसिट में चले गए, फिर बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो यही चीज अगर आरबीआई का फैक्ट नंबर 3, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी फरवरी में, उन्होंने ये कहा था यही श्रीलंका से भी बुरा हाल हो सकता है हमारे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स का अगर वो ऐसे चीजें जो फ्री वाली चीजें करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पंजाब, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया पंजाब, महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स को, कि ये बिल्कुल ही डेट में फंसी हुई हैं, अगर ऐसे जो स्टेप्स हैं इनको बचाने के लिए नहीं लिए जाएंगे तो दे विल बी वर्स देन श्रीलंका। फैक्ट नंबर 4, एनके सिंह यानी कि हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयर हुआ करते थे, उन्होंने कहा इट इज फ्रीबीज आर एक्चुअली अ क्विक पासपोर्ट टू फिस्कल डिजास्टर, मतलब ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा और ये एक डिजास्टरस सिचुएशन होगी। फैक्ट नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप रेफर करिए फिनेंस कमीशन को। ठीक है, आप फिनेंस कमीशन से पूछिए क्या इससे कैसे डील किया जा सकता है, कैसे, मतलब क्या इसका वो है, कैंपेनिंग दौरान ऐसे प्रोमिस ना हो, तो आपको इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर कि नहीं छोड़िए, फिनेंस कमीशन से क्या डील करेंगे, हम एक पैनल बना रहे हैं, उस पैनल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लॉ कमीशन, ये सारे जितने भी हैं वो सब बैठेंगे और आपस में डिस्कस करके डिसाइड करेंगे कि क्या एग्जैक्टली किन तरह के प्रोमिस अलाउ नहीं होने चाहिए कैंपेनिंग के दौरान, और सब कुछ आपस में बातचीत करके एक रिपोर्ट बनाएंगे जो सबमिट या तो इलेक्शन कमीशन को कर देना या तो आप सबमिट कर देना सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, जिसपे कपिल सिब्बल जी ने ये कहा, जो एक सीनियर एडवोकेट है, कि आप प्लीज पार्लियामेंट को बाईपास मत करिए, पार्लियामेंट में इस चीज को डिस्कस किया जाना बहुत जरूरी है फ्रीबीज के इशू को, क्योंकि अगर पार्लियामेंट से लॉ आएगा तो पेनल्टी भी आएगी साथ में। अगर कोई वो है लॉ के बिना, सिर्फ इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ ऐड कर देगी, और उससे तो आए दिन वायलेशन हम उसकी देखते ही रहते हैं। तो आप पार्लियामेंट को बाईपास मत करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उस पर कहना था, पार्लियामेंट देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि फ्रीबीज के इशू को कर्ब किया जाए, हर पार्टी चाहती है वोट्स जीतना, और वोट जीतने के लिए फ्रीबीज के प्रोमिस करती है, तो पार्लियामेंट इज यूजलेस इन दिस केस, हम तो पैनल ही बनाएंगे। फैक्ट नंबर 7 ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जो फ्रीबीज हैं इस मुद्दे पे हम कुछ नहीं बोल सकते, तो हम वी आर आउट ऑफ इट, लेट अस बी आउट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि फ्रीबीज बहुत ही सब्जेक्टिव इशू है, ये अगर हम नॉर्मल टाइम्स की बात करें तो शायद ये फ्रीबीज कह सकते हैं, लेकिन हम डिजास्टर की बात करें जैसे कोविड-19, उधर तो लाइफ सेवर की तरह एक्ट करता है फ्रीबीज। हमारा बस इतना सही कहना है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी चीजें अगर ना होती तो हम लोग बर्बाद हो जाते। फैक्ट नंबर 8, आज का जो हम देखते हैं, आज का जो आया है वो हम देखते हैं क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वोटर्स इफ गिवन अ चांस विल प्रेफर टू अर्न अ डिग्निफाइड अर्निंग थ्रू वेलफेयर स्कीम सच एज एमजी नरेगा एंड क्रिएट पब्लिक एसेट्स टू रूरल इंडिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जिन्हें हमारे जो अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस है एनवी रमन जी, उनको जो हेड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि वोटर्स आर नॉट लुकिंग फॉर फ्रीबीज, उन्हें डिग्निफाइड अर्निंग, राइटफुल अर्निंग उनको ज़्यादा पसंद है। जैसे एमजी नरेगा एक्ट जो एक्ट है उसके अगर उनको काम मिलता है, डेली वेज पे काम मिलता है, तो वो भी चाहते हैं कि हम अपने कंट्री की डेवलपमेंट या फिर एसेट कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान दें, और फिर जो पैसा मिला है वो राइटफुल अर्निंग है हमारी। ये वेलफेयर स्कीम है एमजी नरेगा जैसी चीज़ें, फ्रीबीज के होड़ में वो भी नहीं है। और एनवी रमन जी का ये कहना है कि ऐसी कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फ्री प्रोमिस करती रहती हैं, लेकिन हमने तो ऐसी कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हारते हुए भी देखा है। तो इसका मतलब ये, वोटर्स आर नॉट लुकिंग फॉर फ्रीबीज, दे आर लुकिंग फॉर डिग्निफाइड अर्निंग एंड एक्चुअल वेलफेयर स्कीम्स। लेकिन अब क्या वेलफेयर स्कीम है और क्या फ्रीबीज है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो कोर्ट का कहना है कि ये है ना, इसीलिए तो हमने पैनल बिठाया है, ये आज इन्होंने कहा है। देखिए, एक और चीज़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेंशन की है, आपको भी पता होना चाहिए, जो हमारा आर्टिकल 38 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैंडेट करता है, आपको डीपीएसपी का इशू पता है, राइट? The article mandates that states should ensure the welfare of the people, minimize inequalities in income, and endeavor to eliminate inequalities in status,
facilities and opportunities not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas and engaged in different vocations. देखिए जो freebies अगर मैं बात करूँ ना, अगर चलो ये फ्रीबीज की बात हटा दो, वेलफेयर होना बहुत जरूरी पता है क्यों है? क्योंकि इनइक्वालिटी ना हो, सबसे सबसे मेन मुद्दा तो ये है। देखिए क्या किया था ना, एक बारी ये एडिटोरियल आया था, आई डोंट रिमेम्बर किसने लिखा था, शायद एनके सिंह जी ने ही लिखा था, इंडियन एक्सप्रेस में मैंने डिस्कस भी किया था। तो उनका ये कहना था somebody has to pay for a freebie because freebie never comes free। तो इसमें आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली गवर्नमेंट पे, इट डज एग्जैक्टली द सेम। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो रिचर लॉट से जो पैसा वो लेके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कई रिचर कमर्शियल जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा लिया जाता है, और फिर जिन्हें ज़रूरत है उनको उनको फ्री में दिया जाता है। लेकिन वो अलग बात है, इसका मिसयूज़ तो बहुत है, क्योंकि फ्लोर वाइज कम आता है रिजल्ट्स, तो जो बिल कम आता है, तो जिनकी भी यहाँ पे फ्लोर्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 फ्लोर्स बनी हुई हैं अगर, तो फिर उनका टैक्स बच जाता है, समझ रहे हो आप, उनको फ्री में मिल जाती हैं, क्योंकि फ्लोर वाइज तो कम ही आएगा ना सबका, पूरे घर का थोड़ा इकट्ठे आ रहा है, तो मतलब वो बात अलग है। लेकिन उनका ये कहना था कि जो लेके आप बाकियों से लेके दूसरों को दे रहे हो, तो इट नेवर कम्स फ्री, समवन हैज टू पे फॉर अ फ्रीबी, राइट? तो यही इस आर्टिकल का भी, जो आर्टिकल 38 मैंने डिस्कस किया, कहीं ना कहीं ये इस चीज को जस्टिफाई करता है, पता है, आम आदमी पार्टी की इस स्टेप को। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा ना, इनइक्वालिटी कम हो जाती है, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है, द रिचर शुड नॉट बिकम रिच एंड द पुअर शुड नॉट बिकम पुअरर, एंड द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दैट डजंट हैपन। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई हो जाता है, उनका भी ये कहना है आम आदमी पार्टी का। ओके, एससी रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन सेम डे सेंटेंसिंग। देखिए क्या हुआ है, एक बेंच है, 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जस्टिस यू ललित, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट बनने वाले हैं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने रिजर्व कर लिया है अपने एक वर्डिक्ट को सेम डे सेंटेंसिंग पे। मतलब बाय चांस अगर एक कॉन्विक्ट है, वो आज ही कॉन्विक्ट करार हुआ, दोषी बिल्कुल साबित हो गया, ठीक है, तो सेम डे ही क्या उसको हम डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, सेम डे ही फांसी की सजा सुना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, ऐसे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, इनफैक्ट जो हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल जी, उनका भी यही कहना है कि ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, ताकि उसके पास, देखिए उसके पास थोड़ा तो टाइम हो अक्यूज्ड के पास, कि अपना वो कोई डाल सके, पिटिशन डाल सके, अपने केस को आगे ले जा सके, अपना कुछ प्रूफ्स ला सके, तो उसके पास टाइम ही नहीं। आप सेम डे सेंटेंसिंग, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम इस पे, देखिए और भी बड़ा कुछ है के वेणुगोपाल जी का, और अभी तक बहुत सारे लोगों का ये कहना है जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ एक्सपर्ट्स हैं, कि अभी तक ना ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, कि वो कोई एफर्ट डाले टू डिग डीपर इनटू अ कॉन्विक्ट्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कि क्या उसको चाइल्डहुड में कोई सदमा तो नहीं लगा, बाय चांस कोई उसकी ऐसी हिस्ट्री है जिसकी वजह से वो ऐसा ऐसा बिल्कुल विद्रोही नेचर का बन गया, और उसने ये जो क्राइम किया वो उस वजह से कमिट हुआ, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हैं, शायद उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रोमैटिक इवेंट्स, फेमिलियल इश्यूज, सोशो कल्चरल फैक्टर्स कुछ इन्वॉल्व हैं। तो एक इंडिविजुअलाइज सेंटेंसिंग इंक्वायरी करना एक डेथ सेंटेंस देने से पहले बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे सजेशंस पिछले 2-4 सालों से हो रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं हमारी कंट्री में ऐसा प्रोग्रेसिव स्टेप कब आता है। रशियन क्रूड हैज़ यूक्रेनियन ब्लड इन इट। देखिए यूक्रेन के एक ऑफिशियल ने इंडिया को बिल्कुल ही टारगेट करते हुए ये कहा है कि आप रशिया का क्रूड ऑयल तो चीप प्राइसेस पे आप इंपोर्ट कर रहे हो इतने टाइम से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्रेन के लोगों का खून उसमें है, उस ऑयल में इंक्लूडेड, क्योंकि हमारे साथ जो मतलब हो रहा है वहाँ पे, आप उसको नज़रअंदाज करके फिर भी उनसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करी जा रहे हैं, सो यू मस्ट थिंक अबाउट इट ऑल्सो। ओके, अब देखिए आप प्लीज़ मेरी कल की वीडियो जाके देखिए, 17 अगस्त की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बिल्किस बानो का पूरा जो क्या केस है, और कैसे रेमिशन के ऊपर क्या क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है, कॉम्यूटेशन क्या होता है, और कैसे रेमिशन पॉलिसी 1992 और 2014 की पॉलिसी अलग है, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है कल वाली वीडियो में, तो आप प्लीज़ जाके देखिए। अब देखिए क्यों, क्योंकि उनके 11 कॉन्विक्ट्स उनको रिलीज कर दिया गया है, जो उसूलन लाइफ इम्प्रिजनमेंट में थे, लेकिन उनको उनके रेमिशन के दौरान उनको कोर्ट ने रिहा कर दिया है। तो इसीलिए बिल्किस बानो जी, जिनका ये केस है, जिनका गैंग रेप हुआ था जब वो सिर्फ 21 साल की थी, एंड शी वॉज 5 मंथ्स प्रेग्नेंट बैक देन, तो उनका ये कहना है कि मेरा कहीं ना कहीं जस्टिस से फेथ शेक हो गया है, हिल गया है। क्यों? क्योंकि मेरी लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं थी, उस हर औरत की लड़ाई थी जो
कोर्ट से जस्टिस की उम्मीद रखती है। तो कहीं ना कहीं उस हर औरत की हार हुई है मेरे साथ साथ। और ऐसे ही बहुत सारी जो मुस्लिम बॉडीज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये गलत मैसेज जा रहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमेशा गलत होगा ही होगा। तो हमारे पास मतलब किसी को ऊपर हम सिर उठा के नहीं देख सकते कि हमारी भी मदद की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट शुड एक्चुअली इंटरवीन। देखिए अभी एडिटोरियल में डिस्कस करूंगी, फटाफट से पहले ये डिस्कस कर लो। पिनाराई रोल्स आउट केरला's कैब सर्विस। देखिए पिनाराई विजयन जी जो यानी कि केरला के सीएम हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, पहली कंट्री में ऐसी टैक्सी सर्विस है, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। अभी तक हम क्या देखते हैं, ऊबर, ओला, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है ना। और ऊबर तो इनफैक्ट मल्टी नेशनल है। तो ये जो पहली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है जिसे स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। और इसी जो इसका नाम है केरला सवारी। देखिए इसको बताने का एक रीज़न है, आपको कुछ भी ऐसे अच्छे अच्छे स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं कुछ बिल्कुल अलग हटके, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो केरला सवारी जो है, इससे क्या होगा कि इट विल इंश्योर सेफ ट्रेवल फॉर द पब्लिक एंड दैट टू एट गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेयर्स। मतलब ऐसा क्या होता है ना, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब डायनामिक प्राइसिंग पे रिलाई करते हैं। जैसे अगर बाय चांस अगर आप कोविड के टाइम की बात देख लीजिए, कोविड के टाइम पे तो इतना इतना ज़्यादा फेयर हाई थे कि आई कैन नॉट बिलीव व्हेन आई स्टिल थिंक अबाउट इट, कि इतना ज़्यादा सिर्फ एक गली क्रॉस करने के लिए आप कह देते हो कि आप 5,000 निकालो। तो इतना तरह की टैक्सी सर्विसेज उस टाइम पे चार्ज कर रही थी। तो उन्हें पता होता है पीक आवर्स जो होते हैं उस टाइम पे वो चार्ज बढ़ा देते हैं। आप कभी ऑटो वाले से पूछो, वो ऑटो वाले कहेंगे इतनी धूप में मैडम वहाँ तक लेके जाना है, धूप में कोई नहीं जाएगा, आप देख लेना। तो आप 210 रुपये निकालो, तो सिर्फ 80 रुपये लगते हैं अगर आप किसी टैक्सी सर्विस से बात करो तो ये अगर ना हो, इसीलिए केरला गवर्नमेंट ने खुद का ऐसा निकाला, क्योंकि जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगी इन फेयर्स में, क्योंकि जो सर्विस चार्ज है वो भी फिक्स रहेंगे और फेयर्स भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो वैसे तो इसका जो सर्विस चार्ज है वो 8% होगा, लेकिन बाकी टैक्सी सर्विसेज हैं वो 20 से 30% करती है। तो आप लगा लीजिए कि कितना ही कम फ़र्क पड़ जाएगा। और एक और चीज़, सेफ्टी कैसे इंश्योर होगी इस चीज़ में, सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंश्योर होगी, ताकि वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए सेफ है, क्योंकि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है उन ड्राइवर्स के लिए जो स्कीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो यू मस्ट नो दिस इज वेल। देखिए क्या हुआ है, केरला के एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने, केरला के आई थिंक कोझिकोडे जो डिस्ट्रिक्ट है उनके सेशंस जज ने ये कहा है, एक इंसान को एंटिसिपेटरी बेल देते हुए, एंटिसिपेटरी बेल अगर आप रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, इन सब में डिफरेंसेस जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्लीज़ 11 अगस्त की वीडियो देखिए। मैं पता नहीं कह कह के थक गई हूँ, आप प्लीज़ देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है। तो उनको एंटिसिपेटरी बेल दिया एक अक्यूज्ड को, एक राइटर को जो 74 ईयर ओल्ड है। तो उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल देते हुए जिस लड़की के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का उन पे केस था, उन्होंने ये कहा है कि वो जो लड़की ने उस टाइम पे ड्रेस पहनी हुई थी, इट वाज सेक्सुअली प्रोवोकेटिव, मतलब वो ड्रेस ही सही नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा बेल देते हुए कि वो एक 74 ईयर ओल्ड फिजिकली चैलेंज मैन, वो कैसे फोर्सफुली अपनी लैप पे बिठा सकता है एक लड़की को, है ना। तो डेफिनेटली इसमें फॉल्टी तो लड़का नहीं है, तो मोलेस्टेशन तो उसकी वजह से हुए है। तो ऐसा ऐसा उन्होंने जस्टिफाई किया। और देखिए लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, इससे काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे और हर जगह बहुत ज़्यादा इट हैज़ क्रिएटेड अ बज़ अराउंड एवरीवेयर। और ये सही नहीं है सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेस तो पता नहीं, इसमें तो मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकती। ये तो ऑन द फेस ऑफ इट ये चीज़ ही गलत है, एक जज की तरफ से ये चीज़ आना। चलिए खैर जो भी है। और फिर अक्यूज्ड जो है उन्होंने, देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे आर्टिकल कहना चाहता है, जो अक्यूज है वॉज नॉट बेड रिडन, ठीक है, और वो एक्टिव था 74 ईयर ओल्ड का, वो देके आपने इसको फटाफट से बेल दे दी, ये सही नहीं है। पहली बात तो आपने, ये कौन होता है डिसाइड करने वाला इंसान, एक सिर्फ ड्रेस की वजह से लड़की की गलती हो जाती है, हु इज डिसाइडिंग दैट। दूसरी बात, वो इंसान 74 ईयर का था लेकिन वो हर चीज़ में एक्टिव है, तो उसको बेल मिली कैसे। तो अब देखते हैं कि आगे इसमें अब क्या वो है। अगर ऑप्शन की बात करें, लीगल ऑप्शन देखते हैं, वो हाई कोर्ट में शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वो करते हुए अपील डालें जो है, जो विक्टिम है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ है ना
कि जो आपको हरदीप सिंह पुरी जी पता होंगे, जो हमारे मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जितने भी रोहिंग्या माइग्रेंट्स हैं जो म्यांमार से आए हैं और वो जो एक दिल्ली के कैंप में रह रहे हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो फ्लैट्स हैं उनमें शिफ्ट कर दिया जाएगा दिल्ली में ही। तो देखिए उन फिर क्या हुआ, ऐसे केसेस पे विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारी जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। तो फटाफट से क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम है, जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने दोबारा से एक ट्वीट करते हुए कहा और कि हमने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, और इनफैक्ट हमारे तो ऑर्डर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमने ये जो जिस कैंपों में ये लोग रह रहे हैं, जो शैंटी टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे रोहिंग्याज रह रहे हैं, उनको डिटेंशन सेंटर डेजिग्नेट करने के लिए बोल दिया हुआ है। हमने तो कहा ही नहीं फ्लैट्स फ्लूट्स में हम लोग इनको भेजेंगे। तो जब तक इनको डिपोर्ट नहीं कर दिया जाता हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग हियर, तब तक वो उसी को डिटेंशन सेंटर आपको पता है कहीं पे भेजने से पहले एक तरह से निगरानी में जिस सेंटर में रखा जाता है उसको डिटेंशन सेंटर कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा है, बल्कि होम मिनिस्ट्री ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब हरदीप सिंह पुरी जी ने ये डाला ना कि ऐसा हम लोग उनको EWS फ्लैट्स देंगे, तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली ये चीज़ पोस्ट की कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की एक लैंडमार्क डिसीजन है ये। तो अभी ये चीज़ होती रहती है पॉलिटिक्स में, लेट्स सी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, अडॉप्शन के बारे में। देखिए जब कोविड पैंडमिक का जो सेकेंड वेव आई थी उस टाइम पे बहुत सारी अडॉप्शन हुई थी, ठीक है। देखिए हम सबका दिल पिघलता है जब भी एक छोटे छोटे बच्चे जब हमने उस टाइम पे देखे थे जिनके दोनों माँ बाप चले गए, समझते हैं। लेकिन अबॉर्शन का एक लॉ है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। आपको सड़क पे कोई बच्चा मिला, आप उसको खुद से नहीं अडॉप्ट कर सकते, दैट इज इलीगल। आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है एक्चुअल में एक अडॉप्शन के लिए। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बातचीत नहीं चली, वो पहले मैं आपको बता देती हूँ अडॉप्शन का प्रोसीजर क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि एक पार्लियामेंट्री पैनल ने इस चीज़ पे क्या रेकमेंड किया है। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी, ऑलराइट लेट्स नहीं, सबसे पहले हम प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर क्या होता है अडॉप्शन के टाइम पे। जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होते हैं यानी कि जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट करना है, उनको खुद से रजिस्टर करना पड़ता है खुद को चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडिंग सिस्टम के साथ, केयरिंग्स इसका मतलब अगर मैं एक्रोनिम बताऊं तो इसका केयरिंग्स के साथ उनको खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, जो आती है कैरा के अंडर। मैं आपको बताऊंगी अभी ये क्या है, ये सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने खुद को रजिस्टर कर लिया तो फिर आती है एक स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी SAA, जो कंडक्ट करती है एक होम स्टडी रिपोर्ट HSR उन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की। देखते हैं वो कैसा उनका घर बार है, वो इकोनॉमिकली स्टेबल भी है कि नहीं, वो क्या इंसान मेंटली स्टेबल है कि नहीं, वो ढंग से रख पाएंगे बच्चे को कि नहीं, उसको कोई हार्म तो नहीं होगा। उनके आसपास वाले जगहों से पूछते हैं, उनसे नेबर्स से पूछते हैं इस होम स्टडी रिपोर्ट में, ठीक है। तो फिर उसके बाद इस अपलोड कर देते हैं होम स्टडी रिपोर्ट को। SAA कहाँ अपलोड कर देती है, केयरिंग्स पे, केयरिंग्स की वेबसाइट पे, ठीक है। फिर आता है सूटेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू डिटरमाइन, हो गया। लेकिन बाई चांस अगर वो सूटेबल नहीं हुए तो तब क्या हुआ, मतलब अगर HSR रिपोर्ट के दौरान अगर ये पता चला कि वो घर ही सूटेबल नहीं है अडॉप्ट के लिए, तो फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि रीजंस किन बेसिस पे हमने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप नहीं अडॉप्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर वो एलिजिबल वो हो गए, साबित हो गए और वो अब अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, 1 से 6 बच्चे रिजर्व कर सकते हैं अडॉप्शन के लिए, ठीक है। जो भी वो मतलब अथॉरिटी है वो दिखा देती है कि हमारे पास ये बच्चे हैं, आप बता दीजिए आप लड़का चाहते हैं लड़की चाहते हैं। कईयों की इच्छा होती है कि वो लड़की अडॉप्ट करें, है ना, जैसे भी आपका वो है, वो 1 से 6 बच्चों को रिजर्व कर सकते हैं। फिर विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, एक डेटरमाइंड टाइम के बीच में वो अथॉरिटी बताती है आपको कि 3 महीने में आप आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, जैसे भी। उसमें भी पेरेंट्स को विजिट करना होता है अडॉप्शन एजेंसी को, ठीक है। और फिर वो फाइनलाइज करना होता है बच्चे को कि एग्जैक्टली वो कौन सा बच्चा अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। और अगर उस विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम अगर वो फाइनलाइज नहीं करते किसी बच्चे को, फिर वो सीनियोरिटी लिस्ट में दे कम डाउन, मतलब उनकी रैंक कम हो जाती है। पहले तो एकदम प्रायोरिटी में होता है, प्रायोरिटी लिस्ट जो है उसमें वो नीचे आ जाता है, फिर उनका नंबर अब बहुत बाद में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर चाइल्ड फाइनलाइज हो गया, फिर वो जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है वो कंप्लीट कर देती है सारे अडॉप्शन प्रोसेस को, रेफरल को, केयरिंग्स की वेबसाइट पे या फिर पोर्टल पे, ठीक है। फिर उसके बाद पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे को ले जाते हैं
प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर के लिए। फॉस्टर केयर आपको पता है, देखिए फॉस्टर केयर होता है पहले वो बच्चा जाके देख ले वो एडजस्ट कर पा रहा है, वो माँ बाप और वो आपस में सही बैठ रहा है, उनको कोऑर्डिनेशन, इस तरह की केयर के लिए, ठीक है। मतलब प्रॉपर अडॉप्शन से पहले की चीज़ है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, जो SAA है यानी कि जो अडॉप्शन एजेंसी है, वो पिटिशन फाइल कर देती है कोर्ट में, फिर कोर्ट इशू करता है अडॉप्शन ऑर्डर उसको, मतलब ठीक है लीगलाइज वो करार करने के लिए। फिर उसके बाद पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप रिपोर्ट्स भी आती हैं जो अगले 2 साल तक कंडक्ट की जाती हैं कि वो बच्चे को कोई हार्म तो नहीं हुआ, ढंग से सब कुछ चल रहा है कि नहीं, उन दोनों माँ बाप और बच्चे में सब कुछ सही है संबंध, इन सब चीज़ों का, ठीक है। अब मैंने आपसे एक बात की कैरा के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। देखिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फंक्शन कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर, ठीक है। इसे ऑथराइज किया जाता है कि आप रेगुलेट और मॉनिटर कर सकते हैं बोथ इंटर कंट्री एंड इन कंट्री अडॉप्शंस। ये बात आपको पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है इंडिया की जो इंटर कंट्री अडॉप्शंस, क्यों देखिए इसको वो दिया गया है क्योंकि हेग कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन 1993, उसको हमने रेटिफाई किया हुआ है, हमने उसको रेटिफाई किया था 2003 में। तो इंटर कंट्री अडॉप्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी तो चाहिए ही ना, तो इसलिए कह रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस अथॉरिटी की बात करें, इट वॉज फाउंडेड इन 1990, ओके। तो ये अगर मैंने बोला कि स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन से स्टैट्यूट के अंदर आती है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, ओके। अब हम बात करते हैं किस तरह का बच्चा एलिजिबल होता है, या फिर मतलब किस तरह के माँ बाप एलिजिबल होते हैं एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। हम बच्चा भी अब डिस्कस करेंगे कैसा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं किन तरह के माँ बाप बन सकते हैं एक अडॉप्टिव बच्चे के पेरेंट्स। देखिए वो तो सबसे पहले मैंने बताया था, जैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल होने चाहिए, फिनेंशियली केपेबल होने चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। और क्या होना चाहिए उस पर, जैसे उनका मैरिटल स्टेटस, देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड irrespective of their marital status and irrespective of whether they already have a biological child of their own। तो ये चीज़ नहीं है, पर ऊपर वाले क्राइटेरिया जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिनेंशियली केपेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें वो उनको उसमें एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। आप शायद लिव इन पार्टनरशिप में हो तब भी आप कर सकते हो। और अगर हम एक सिंगल फीमेल की बात करें तो सिंगल फीमेल भी अडॉप्ट कर सकती है बोथ मेल और फीमेल चाइल्ड को, लेकिन एक सिंगल मेल अडॉप्ट नहीं कर सकता एक फीमेल चाइल्ड को। वो मेल चाइल्ड अडॉप्ट करे, लेकिन एक सिंगल मेल कभी भी एक मेल चाइल्ड को, फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ओके। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। और एक और चीज़ है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता दूं, अगर किसी कपल के पास 4 से ज़्यादा बच्चे खुद के हैं, दे आर ऑल्सो नेवर कंसिडर्ड फॉर अडॉप्शन, ओके। और अगर हम बात करें कि यस आई थिंक दैट वाज इट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, मैंने बता दी, ओके। बच्चे का भी देखिए, जब हम डिस्कस करते हैं ना एलिजिबिलिटी के लिए, बच्चे की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो किस तरह का बच्चा है। पहली बात तो वो किस सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को बिलोंग करता है। अगर आप हिंदू अडॉप्शन एक्ट भी देखेंगे ना, तो उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि हिंदू बच्चे को एक, मोस्टली क्या होता ही ऐसा, हिंदू बच्चे को एक हिंदू ही सोशो कल्चरल बैकग्राउंड में दिया जा सकता है, क्योंकि वो जैसा थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है जिन सराउंडिंग्स में, उसको कोई दिक्कत ना आए वहाँ एडजस्ट करने में, कोई फालतू की बेफालतू की दिक्कतें आ जाए आप अडॉप्ट करवा दो बस, लेकिन उनको दिक्कतें वहाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि वो वहाँ एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं, ओके। और स्पेशली तो जेंडर वाला, जैसे मैंने बताया, जेंडर वाला इशू तो ज़रूर देखा जाता है कि एक बच्ची है वो एक सिंगल मेल के पास ना चला जाए, और मतलब कोई भी ऐसा ना हो बाई चांस के वो माँ बाप निग्लेक्ट कर रहे हैं बच्चे को, वो सब देखना बहुत जरूरी है। वेदर द रीसेंट रिकमेंडेशन ऑफ अ पार्लियामेंट्री पैनल टू ब्रिंग मोर अबैंडन्ड चिल्ड्रन इनटू द अडॉप्शन प्रोसेस। देखिए एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, जिन्होंने ये कहा है, उस रिपोर्ट का नाम है रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज। उसका ये कहना है कि देयर इज अ ह्यूज मिसमैच, बहुत ही ज़्यादा मिसमैच है, नंबर ऑफ पीपल जो अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चों को और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो लीगली अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए, ठीक है। और उन्होंने सजेस्ट किया है इस पैनल ने कि एक रेमेडी इसकी भी निकाली जानी चाहिए, ताकि इसकी रेमेडी क्या है, देखिए इस मैच में कि लोग अडॉप्ट करने वाले ज़्यादा हैं लेकिन बच्चे उतने हैं नहीं अडॉप्शन के लिए, तो इसका उन्होंने रेमेडी सजेस्ट की है कि जो ऑर्फन यानी कि जो जिनके माँ बाप नहीं रहे, या फिर अबैंडन्ड चिल्ड्रन, देखिए कई माँ बाप ऐसे होते हैं वो अपने बच्चों को बिल्कुल सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं, इनफैक्ट
जैसे कहीं कभी आपने सुना होगा कूड़े के ढेर में से बच्चे मिलते हैं, क्योंकि बाय चांस अगर आप किसी गांव में देखोगे तो एक माँ को अगर लगता होता है कि शायद एक बेटी नहीं स्वीकार करेगा उसका आसपास वाला समाज, तो फिर वो अपनी बेटी, क्या पता उनकी पहले भी बेटियां हों, तो वो बेटी को छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे जो अबैंडन्ड चिल्ड्रन होते हैं, तो अगर वो कोई भी ऐसे ऑर्फन और अबैंडन्ड चिल्ड्रन स्ट्रीट्स में बेगिंग करते हुए, भीख मांगते हुए पाए जाते हैं, दे कैन बी मेड अवेलेबल फॉर अडॉप्शन एट द अर्लीस्ट। उनको अडॉप्शन के लिए उनके लिए भी अच्छा है और माँ बाप के लिए भी अच्छा है। नंबर का वो जो गैप है वो भी कम हो जाएगा और बच्चों को भी माँ बाप मिल जाएंगे। तो फिर उन्होंने ये कहा है कि ऐसा करने के लिए इस रिपोर्ट ने, इस पैनल ने ये सजेस्ट किया है कि पीरियोडिक डिस्ट्रिक्ट सर्वेज होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सर्वे करे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ मिलके आइडेंटिफाई करे कौन से तरह के बच्चे ऑर्फन्ड हैं, अबैंडन्ड हैं, जो बेगिंग की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ठीक है। और इस रिपोर्ट ने ये भी आर्ग्यू किया है कि हमारी जो कंट्री है इसमें देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्फन्स, है ना, लेकिन जो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं वो सिर्फ 2430 चिल्ड्रन है। वाई, है ना। और ऐसा इस उसने ये कहा है, इट हैज बीन सो हिस्टोरिकली बट द इंक्रीजिंग चार्ज ऑफ, ओके, ऑलराइट। इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स थे वो 27,939 थे, ठीक है, जिनको रजिस्टर, जिन्होंने कैरा के साथ खुद को किया था एज ऑफ दिसंबर 2021। लेकिन 2017 में सिर्फ 18,000 हुआ करते थे। मतलब लोगों में काफ़ी वो है बच्चों को अडॉप्ट करने की, क्या पता फर्टिलिटी इश्यूज़ या किसी और मेडिकल इश्यूज़ के साथ साथ लोगों को आज काफ़ी ऐसा है कि अगर किसी बच्चे के पास माँ बाप नहीं है तो उनको माँ बाप वाला जो सुख है वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट जो काउंट है वो बढ़ रहा है। ओके, लेकिन जो अगर हम बच्चों की बात करें कि कितने बच्चे हैं, देयर वर 6,996 ऑर्फन्ड, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिसाइडिंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें अडॉप्टेबल कंसिडर किया जाता है। लेकिन उनमें से जो डिक्लेयर किए गए लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन बाय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वो सिर्फ और सिर्फ 2430 थे। देखिए कितने बच्चे हैं सेंटर में अडॉप्शन के लिए, लेकिन कितने उस पर्टिकुलर केस को मैच करते हैं, फिट हैं, लीगली एलिजिबल हैं उन माँ बाप के पास जाने के लिए जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ, वो सिर्फ 2400 के करीब थे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है ना, जो वेटिंग टाइम है ना अडॉप्शन के लिए, वो 3 साल चला गया 1 साल के बजाय, जो पहले पिछले 5 साल पहले हुआ करता था। ओके, और जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो अडॉप्ट किए गए 2021-22 में, इट वाज ओनली 3,175। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रोस्पेक्टिव कितने पेरेंट्स थे यहाँ पे जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ था, 27,000। तो आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए, लेकिन इस एडिटोरियल का ये कहना है कि इसको जो अडॉप्शन पर्पस है उसको टाइट करने का कुछ रीज़न था। अगर आपको याद हो, ऐसा ये एडिटोरियल कहता है, तो सेंटर ने इस स्टेप को लेने के पीछे सेंटर का ये रीज़न था कि बहुत सारी रैम्पेंट माल प्रैक्टिसेस और इंटर कंट्री अडॉप्शन रैकेट्स चलाए जाते हैं अडॉप्शन के नाम पे। आपको पता है, इनफैक्ट कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब सेकेंड वेव आई थी, ऐसा माना गया था कि कितने बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई थी अडॉप्शन के नाम पे। तो इन्हीं तरह की चीज़ों को कर्ब करने के लिए कैरा को इतना पावर दिया गया है, एक नोडल बॉडी बनाई गई है इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। ओके, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने, मतलब ठीक है, इस चीज़ को सही इंटरप्रिटेशन की है इस चीज़ की कि ऑटोमेटिक हैप्पीनेस मिल जाती है जब एक बच्चे को इंस्टीट्यूशन से उठा के घर मिल जाता है जब। लेकिन एक कॉशन भी तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है कि हेस्टिली मत कर दो आप। ये जो ऑर्फेंड और बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सोच समझ के पूरे ड्यू प्रोसेस को फॉलो भी करना बहुत ज़रूरी है। अब हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। देखिए, इस एडिटोरियल में वैसे तो बड़ा कुछ था, पर वो एक स्टोरी बताई हुई है माओ की और ये सब, वो आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। तो आपके लिए जो जो जानना ज़रूरी है मैं वो आपको बता देती हूँ। ऑल राइट, लेट्स सी। ओके, देखिए क्या हुआ था कि अगर हम बात करें जो यूएस में, जो अभी यूएस की हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी जी, जो ताइवान में गई हैं, तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं काफ़ी मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह चल रही हैं। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि पहले हमने जो बात की कि ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुए हैं, ये क्या हुआ था 1950s की बात करें अगर, तो 1950s में क्या हुआ था कि ना जो माओ थे उन्होंने
हाँ, जो पहले क्या हुआ था बिसाइड्स दिस यूएस प्रेसिडेंट, जो यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे, ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन, उन्होंने क्या किया था, यूएस की नेवी सेंड की थी और उस ताइवान स्ट्रेट में, जिससे क्या हुआ था ना, बफर क्रिएट हो गया था जो कम्युनिस्ट रूल्ड मेनलैंड था और जो ताइवान था उसके बीच में। ठीक है, तो यूएसए का काफी सपोर्ट था उस टाइम पे, क्योंकि ये जो माओ का जो सपना था नेशनल रीयूनिफिकेशन का, इट वाज आल्सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि क्या था ना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी तो इतनी स्ट्रांग ही नहीं थी, उनके पास नेवी नहीं थी, आप बात छोड़ो कि वो यूएस को क्या वो कर सके। सो ताइवान, जो फर्स्ट ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस है वो ये था जब ट्रूमैन ने अपनी नेवी की फ्लीट वहां पे डिप्लॉय की थी और एक बफर क्रिएट कर दिया था। ठीक है, अब इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ था, इसके रिस्पॉन्स में क्या किया था कि देखिए, माओ जो उस टाइम पे चाइनीज लीडर हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था कि वो वहां तो जा नहीं सकते ना, इन्हें भी तो उनके पास है नहीं खुद की, तो उन्होंने किनमेन और मात्सू आइलैंड्स, जिन्हें ऑफिशियली उस टाइम पे ताइवान रूल किया करती थी, उन्होंने उस पर शेलिंग करवाई थी, शेलिंग यानी कि बॉम्बिंग करवाई थी आर्टिलरी शेल्स द्वारा। ठीक है, यही वो कर सकते थे, एक नेवी के एक वो जो शिप के दौरान उसने द्वारा भिजवाया वहां पे, और वहां पे उन्होंने ऐसी बॉम्बिंग करवा दी जिससे थोड़ा बहुत हल्ला वल्ला मिल जाए वहां पे, बच जाए। ठीक है, तो इससे हुआ था सेकेंड क्राइसिस। फर्स्ट क्राइसिस मैंने ट्रूमैन वाला बता दिया, लेकिन इससे फिर वही हुआ, लेकिन शेलिंग से क्या होता है, रीयूनिफिकेशन थोड़ी ना हो जाएगी। फिर उसके बाद जब चाइना ने स्टार्ट कर दिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, कैपेसिटीज को एनहांस करना, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया फिर, तो उसके बाद सिचुएशन बहुत बदलती गई। ठीक है, चाइना का फोकस फिर आ गया खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तो जो ताइवान का इशू था इट वाज पुट ऑन द बैक बर्नर। ठीक है, उनका वो जो सपना था वो थोड़ा थोड़ा सा वो पीछे वाली प्रायोरिटी में रख दिया, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इशू ये दोबारा उठा 1995 में, जब ताइवानी प्रेसिडेंट ली तेंग हुई ने क्या किया, उन्होंने विजिट किया कॉर्नल यूनिवर्सिटी यूएस की। ठीक है, तो फिर चाइना ने स्टार्ट कर दी मिलिट्री ड्रिल्स, अपनी मिसाइल टेस्ट स्टार्ट कर दी ताइवान स्ट्रेट में, फिर हुआ थर्ड स्ट्रेट क्राइसिस। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को स्ट्रेट में भेजा और इवेंचुअली बीजिंग ने डी एस्केलेशन करनी चालू कर दी। ठीक है, वापस भेज दी अपनी सारी मिलिट्री वगैरह। फिर क्या हुआ कि अभी इसका ये एक, इससे जो पता चला उस टाइम पे चाइना को ये पता चला कि जो यूएसए है इट इज स्टिल द किंग ऑफ द ताइवान स्ट्रेट। ओके, तो हम इतने अभी केपेबल नहीं हुए, लेकिन अब 27 साल हो गए इस बात को भी, और जो रीजनल सिचुएशन है इट इज चेंज्ड ड्रामेटिकली। अब चाइना के पास है रशिया का साथ। तो अब ये जो फोर्थ ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हो रहा है, इसमें एक पता है बाइडन क्यों बिल्कुल मोल नहीं ले सकता एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन उसके चाइना के साथ, क्योंकि वो बन चुकी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी। अब उसके साथ रशिया भी है जिसकी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज के बारे में सब जानते हैं, जिसने कोल्ड वॉर के टाइम पे यूरोप में अपना काफी अच्छा खासा एक्यूमेंट दिखाया है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि यूएसए के जो बाइडन जी हैं वो ऐसा कुछ कर सकें। Okay, Mr. Biden has repeatedly said in recent months that the US would come to Taiwan's defense। देखिए, मिस्टर बाइडन हर बार कहते रहते हैं कि यूएस अगर कल को ताइवान इन्वेजन होती है तो यूएस वुड कम टू इट्स डिफेंस, लेकिन जितनी बार भी बाइडन ने ऐसा कहा है ना, उतनी बार ही जो व्हाइट हाउस है उससे एक स्टेटमेंट निकल के आई है बिल्कुल इमीडिएटली कि यूएस की पॉलिसी अभी भी ताइवान पे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी में है, कि हमें स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी मतलब दे आर वेरी कंफ्यूज अबाउट, उनको अभी डिसाइड ही नहीं किया हुआ यूएसए ने कि अगर कल को ऐसा होता है कि वो ताइवान के डिफेंस में आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा तो बार बार वो व्हाइट हाउस कहता है नहीं नहीं हम अभी भी वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को ही फॉलो करते हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली, हमने इस केस के बारे में सोचा ही नहीं है कभी। ओके, लेकिन अब बार बार बाइडेन के द्वारा ये स्टेटमेंट दी जाना काफी ज्यादा ट्रिगर करती है चाइना को। ठीक है, तो इसीलिए देखिए अब चाइना है ना, चाइना ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया इस फोर्थ ताइवानी स्ट्रेट क्राइसिस के द्वारा, क्योंकि अब उसने बहुत सारे ऐसे मिसाइल टेस्ट वगैरह की, इनफैक्ट उसने टेरिटोरियल वाटर्स में काफ़ी सारी मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की जो ताइवान के टेरिटोरियल वाटर्स में आता है। तो इसीलिए मतलब इन इफेक्ट अगर हम देखें, चाइना हैज़ ओपनली डिक्लेयर्ड इट्स ओनरशिप ऑफ द ताइवानीज स्ट्रेट। ओके, अगर हम ताइवान और चाइना की बात करें ना, तो जो ताइवान था वो इंपीरियल चाइना का ही पार्ट हुआ करता था एक जापानीज कॉलोनी के बनने से पहले। ठीक है, ताइवान एक जापानीज कॉलोनी बनी थी 1895 में। आपको पता है जापान उस टाइम पे इंपीरियल हुआ करता था काफी, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो फिर क्या हुआ, जापान डिफीट हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, फिर ताइवान वाज रिटर्न टू द नेशनलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे रूल किया जाता था कोमिनतोंग द्वारा। देखिए क्या होता है, अगर मैंने आपने कल परसों की मेरी न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ा हो, देखा हो, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये जो माओ वाला विंग था वो कम्युनिस्ट था और जो रूल कर रहे थे वो
नेशनलिस्ट थे, ठीक है, चियांग काई शेक वगैरह, ठीक है। तो इनको हरा के माओ ने कम्युनिज्म एस्टैब्लिश किया था चाइना में। तो फिर जब ये जो हार गए थे ना नेशनलिस्ट, ये ताइवान चले गए थे भाग के 1949 में, जब इन्होंने सिविल वॉर हार ली मेनलैंड में चाइना के। तो तब से लेके अभी तक ताइवान हैज रिमेन्ड अ सेल्फ रूल्ड आइलैंड। और यही रीजन है चाइना का बार बार ये बोलना कि ताइवान इज ओनली अ ब्रेक अवे प्रोविंस। ब्रेक अवे का मतलब यही है, ओके, बार बार जो हम बोलते हैं। मिस्टर शी हु इज एक्सपेक्टेड, देखिए अब मिस्टर शी का पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उनको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि इनफैक्ट मैं माओ से भी बड़ा लीडर हूँ। माओ का जो सपना था रीयूनिफिकेशन के, चाइना के पूरा एक हो जाए नेशनल रीयूनिफिकेशन, वो नहीं पूरा कर पाए, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। कर तो ये भी नहीं पाएंगे, पर इनको ऐसा इलेक्टोरली इसका एडवांटेज चाहिए ऐसा प्रेजेंट करने से। देखिए जियोपॉलिटिकली बात करें ना अगर हम, तो ताइवान इज वेरी क्रिटिकल फॉर चाइनाज ग्रेट पावर एम्बिशन। मैं आपको बता देती हूँ क्यों। देखिए एक चीज होती है, अगर हम बात करें, एक एक इंटरनेशनल थ्योरी ये कहती है कि जो भी सीज को रूल करता है ना, जो भी कंट्री सीज को एक बारी कंट्रोल करना शुरू कर दे, इट विल रूल द एंटायर वर्ल्ड। और यही यूएसए के साथ है, यही एक टाइम पे सोवियत यूनियन के साथ भी हुआ करता था। यूएसए के साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके आसपास इतनी बड़ी बड़ी सीज है, अटलांटिक ओशन पूरा घिरा हुआ है, उसके ऊपर कभी कोई अटैक नहीं किया जा सकता, इट इज आइसोलेटेड। क्यों, उसके उसके चारों तरफ से उसके पास कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वो बिल्कुल राजा है आज तक। बहुत ही फ्री ट्रेड वो शिप्स के दौरान अपना वो सब कुछ द्वारा करता है, रूल करता है सब कुछ। यही यूएसए देखिए दूसरी कंट्रीज में जाके इंटरफेयर कर लेता है, लेकिन उसकी कंट्री में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी ऐसे आइसोलेटेड पोजीशन पे बसा हुआ है और वो सीज को रूल करता है, ठीक है। अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें या हम रशिया की बात करें, अगर हम, तो ब्लैक सी वाले रीजन, इन सारे रीजन को बहुत अच्छे से आज भी डोमिनेट करता है। यही रीजन है कि यूक्रेन वाले केस में ब्लैक सी ब्लॉकेड उसने बहुत आसानी से कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, चाइना को अब एक ग्रेट पावर बनना है, सुपर पावर बनना है, लेकिन चाइना जहां बसा हुआ है ना, अगर उसे अपनी हेजेमनी यानी कि डोमिनेंस लेके आनी है पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले उसको रीजनल हेजेमनी लेके आनी होगी। रीजनल हेजेमनी मतलब अपने रीजन में, साउथ एशिया और साउथ ईस्टर्न जो रीजन है उसको पूरा उसको डोमिनेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको वो इतना क्राउडेड है आसपास, उसकी इतनी सारी कंट्रीज बसी हुई है, इंडिया वगैरह, साउथ ईस्टर्न एशियन, फिलीपींस वगैरह, तो वो हर जगह से बसा हुआ है। जब तक वो ताइवान को भी कैप्चर नहीं कर लेता, तो सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है उसके मेन लैंड से। तो एक बहुत ही शर्म वाली बात होगी, ग्रेट पावर कहाँ से बनेगा जब वो ताइवान तक तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा है ना। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजिकली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज डू दैट।